मैं जन्मों जन्म खाना पानी छोड़कर बिना सोए सिर्फ गेम की दुनिया में सबसे असली नर्क बनाने में लगा रहता हूँ। लेकिन ये नर्क इतना डरावना बन गया कि इसने खुद नर्क के राजा बहामुत को मेरे पास खींच लाया। वो चाहता है कि मैं गेम से भी बेहतर एक नर्क बनाऊं। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन जब उसने कहा कि वो नर्क का इस्तेमाल करने का हक मुझे दे देगा, मैंने तुरंत हाँ कर दी और नर्क के दरवाजे की चाबी ले ली, क्योंकि मुझे उस नर्क की ताकत से उन सबको तड़पाना है जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया। लेकिन तभी बहामुत ने दो शर्तें रखी। पहली, जो लोग नर्क में कैद होंगे उन पर कोई ना कोई गुनाह होना चाहिए। दूसरी, ये नर्क ऐसा होना चाहिए जिससे कोई भी कैदी भाग न सके, क्योंकि नर्क का मतलब ही है हमेशा की तकलीफ। और अगर कोई भाग निकला तो नर्क मिट जाएगा और उसे चलाने वाला शैतान भी मर जाएगा। यानी अगर मेरे बनाए नर्क में कोई गलती हुई तो उसकी जिम्मेदारी बहामुत की होगी। बहामुत ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर मुझे मरना होगा तो मरने से पहले तेरी रूह को कुचल कर रख दूंगा। ये सुन मैं कांप गया। मैंने सोचा भी न था कि ये शैतान इतना बेरहम है। फिर बहामुत ने उंगलियां चटकाई, आसमान में लाल बिजली कड़की और मेरे कंप्यूटर पर फैल गई। अगले ही पल स्क्रीन पर एक नया गेम आ गया, मेरा नर्क। बहामुत ने कहा, अब इसी गेम से बनाना। फिर मैंने 7 दिन बिना खाए पिए एक शानदार नर्क बनाया और उसका नाम रखा धोखा। ये नाम मैंने अपनी सौतेली माँ के लिए सोचा था। उसके आने के बाद मेरी असली माँ को बहुत परेशानियां हुई और आखिर बाप ने उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद ये औरत हर चीज में दखल देती, मुझे तो खास तौर पर तंग करती। लेकिन अभी नर्क बने 1 घंटा भी नहीं हुआ था। उसे फौरन कैद नहीं कर सकता था, क्योंकि इस 1 घंटे में उसने कोई धोखा नहीं किया था। तो मुझे थोड़ी चाल चलनी पड़ी। ये औरत मेरे बाप से सिर्फ पैसों के लिए आई थी, इसलिए मैंने जानबूझकर कमजोर बनकर उससे कहा, अगर तू अभी मेरे बाप को छोड़ दे तो मैं तुझे 10 अरब रुपए दे दूंगा। ये सुन वो खुशी से उछल पड़ी। उसे लगा इन पैसों से दुनिया घूमेगी। मैं उसे बेसमेंट में ले गया जहाँ सेफ थी। यही है हमारे घर का सारा पैसा। ये देख वो खुश हो गई, फौरन सामान बांधने लगी और भागने के रास्ते सोचने लगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि मैंने चुपके से नर्क का दरवाजा खोल दिया था। अगले ही पल कमरे में लाल एनर्जी फटी। मैंने झिझकते हुए चाबी घुमाई, सामने नर्क का विशाल गेट खुल गया। अंदर से अनगिनत हाथ निकले और उस गुनहगार औरत को जकड़ लिया। उसे कुछ समझ में आता उससे पहले ही वो नर्क की आग में खींच गई। फिर धमाके से दरवाजा बंद हो गया। बहामुत ने ये सब देखा, बहुत खुश हुआ और पूछा, उसे नर्क में देखना चाहोगे? उस वक्त मैं कांप रहा था, लेकिन डर से नहीं बल्कि खुशी से। ये सब बहुत एक्साइटिंग था। फिर मैंने बिल्कुल अलग सा सूट पहना और स्कूल में अगले शिकार की तलाश में निकल गया। लेकिन जैसे ही क्लास में बैठा, शिकार खुद सामने आ गए। ये थे स्कूल के बदमाश जो रोज कमजोरों को परेशान करते थे। वो मुझे टॉयलेट में ले गए और हफ्ते का पैसा मांगा। जरा भी देरी हुई तो पिटाई पक्की। लेकिन उन्हें क्या पता था आज उनकी बुरी घड़ी शुरू होने वाली थी। ये चारों आपस में अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उनके बीच भरोसा नाम की चीज नहीं है। बस इतने से ही धोखा का गुनाह साबित नहीं होता। इसलिए इस बार भी मुझे एक छोटी सी चाल चलनी पड़ी। मैंने अपने सूट की जेब से हाथ निकाला और पैसों की एक मोटी गड्डी बाहर निकाली। ये है 5 करोड़। चाहे तो मेरे लिए एक काम करो, मैं यूं ही नहीं मार खा सकता। किम सुंग हवान ने तुरंत समझ लिया कि ये मुझे फंसाने की साजिश है। वो गुस्से में मुझे मारने दौड़ा, लेकिन उससे पहले ही हरे बालों वाले ने उसे रोक लिया। हरे बालों वाले ने आराम से जमीन पर पड़ी 5 करोड़ की गड्डी उठाई और बोला, इतने पैसे वो इस तरह निकाल सकता है तो पास और भी होंगे। तो बता तू हमसे क्या काम करवाना चाहता है? ये सुन मैं मुस्कुराया, मछली फंस गई। बस इतना कि किम सुंग हवान को भी उसी तरह मारो जैसे तुम मुझे मारते हो। बदले में जितने पैसे चाहो ले लो। ये सुनते ही सबकी नजरें लालच से किम पर टिक गईं। मोटे आदमी ने तो उसके कंधे पर हाथ ही रख दिया। किम को अब खतरे का एहसास हुआ। वो हाथ छुड़ाकर कोने में दुबक गया और डरते हुए बोला, पागल मत बनो। लेकिन हरे बालों वाला कहाँ मानने वाला था। बोला, हम सबको पैसे कमाने हैं, तुझे ऐतराज है? ये सुन किम ने आखिरी कोशिश की। मेरा कॉलर पकड़कर बोला, तू कौन सा शैतान है जो मुझे फंसा रहा है? ये सुन मुझे और अच्छा लगा। हाँ, अब दोस्तों के हाथों धोखा खाने का मजा ले। ये सुन किम और भी भड़क गया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाया, मोटे ने उसकी गर्दन पकड़कर दूर फेंक दिया। अब हरे बालों वाला उसके सामने आया। देख, उसने हमें पैसे दिए हैं तो पहले तुझी से शुरू करना सही रहेगा। और फिर एक लात किम के मुंह पर पड़ी। सबने मिलकर उसे जमकर पीटा। 5 मिनट में ही किम की हालत खराब हो गई। ये देख मैं समझ गया, अब इस ड्रामे का अंत होना चाहिए। मैंने नर्क के दरवाजे की असली चाबी निकाली। कमरे में एनर्जी की लहर दौड़ गई और अगले ही पल नर्क का विशाल गेट सबके सामने खुल गया। अंदर से निकले हाथों ने तीनों को जकड़ लिया। जब वो अंदर खींचने लगे, हरे बालों वाले ने दरवाजे का सहारा पकड़ लिया और मुझसे भीख मांगने लगा, मुझे छोड़ दो। लेकिन जवाब में सिर्फ ठंडी नजरें मिली। मैंने उसकी उंगलियां एक एक करके खोल दी और वो चीखता हुआ नर्क में समा गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ। किम कोने में कांप रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। मैं उसके पास गया और नर्क की चाबी उसे दिखाकर बोला, एक राज बताऊं, अभी जो दरवाजा खुला वो नर्क का था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मुझे इसे खोलने की चाबी मिली है। इतना कहकर मैं बाहर निकलने लगा, लेकिन जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला, मेरी जेब से चाबी निकल कर गिर गई। किम ने वो चाबी देखी, उसे वो नर्क के दरवाजे की चाबी लगी। वो पागलों की तरह झपटा और उसे अपनी मुट्ठी में कस लिया, यहाँ तक कि मुझे नर्क में भेजने की धमकी देने लगा। लेकिन जब उसने चाबी को ध्यान से देखा, उसके होश उड़ गए। ये तो बिल्कुल साधारण चाबी थी। उसी वक्त मैं असली नर्क की चाबी लेकर उसके पास आ गया। बोला, अभी जो गिरी थी वो मेरे कमरे की चाबी थी। किम ने अब फिर
फिर से झपटने की कोशिश की, लेकिन फिर टॉयलेट में लाल बिजली कड़की और वो भी नर्क चला गया। ये देख बहामुत भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाया कि आखिर में भी जाल बिछा दिया। इंसान सच में कमाल की चालबाजी है। घर पहुंचकर मैं सोफे पर सोच में डूब गया। बहामुत ने खिड़की से बाहर देखा और बोला, आ गया वो मेरा अगला टारगेट, मेरा बाप। मैं ये इसलिए कर रहा था क्योंकि वो एक बाप बनने के लायक नहीं था। रोज माँ को पीटता और यहाँ तक कि दूसरी औरत को घर में रख लिया। अभी अभी वो घर आया और मुझे कमजोर कहकर उड़ा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि नर्क की चाबी उसके लिए तैयार थी। मुझे हैरानी नहीं हुई क्योंकि बीमा कंपनी का बड़ा मालिक होने के नाते वो हर दिन लोगों को ठगता ही था। मैंने नर्क की चाबी उसकी तरफ कर दी। उस पर लगी खोपड़ी में आग की लपटें उठ रही थी। ये देख वो चिल्लाया, पागल हो गया है क्या, और मुझे मारने के लिए हाथ उठाया। मैंने बेरहमी से उसे देखा और बिना रुके चाबी घुमा दी। अगले ही पल सामने बिजली का करंट फैला। वो डर गया और फिर नर्क का दरवाजा खुल गया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, नर्क के हाथों ने उसे जकड़ लिया। बचने की कोशिश बेकार थी। धमाके से दरवाजा बंद हुआ और मेरा बाप नर्क की गहराइयों में कैद हो गया। उसके साथ डरावनी चीखें भी सुनाई दी। बहामुत ने ये सब देखा और संतुष्ट मुस्कान के साथ मेरे अगले प्लान के बारे में पूछा, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। चुपचाप मोबाइल उठा लिया। इन दिनों लगातार गायब हो रहे लोगों के कारण पुलिस जल्द ही मेरे पास आने वाली थी, इसलिए मैंने खुद ही थाने जाकर माँ बाप के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराने का फैसला किया। मुझे लगा कि इससे बच जाऊंगा, लेकिन मामला उतना आसान नहीं था। स्कूल के बदमाशों के गायब होने की भी शिकायत उनके माँ बाप ने दर्ज कराई थी और पुलिस ने इस केस को सीरियसली ले लिया था। गायब लोगों से आखिरी बार मिलने वालों में मैं शामिल था, इसलिए पुलिस मुझे मुख्य संदिग्ध मानकर पूछताछ कर रही थी। इंट्रोगेशन रूम में वो चाहे जितना दबाव डालें, मैं घबराया नहीं, बल्कि उल्टा एक्साइटेड हो रहा था। उनके पास कोई सबूत नहीं था। मैं सिर्फ गायब लोगों से मिला था। किसी ने मुझे नर्क का दरवाजा खोलते नहीं देखा। न ही लाशें मिल सकती थीं, न ही कोई हथियार। बस इतने भर से पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, इसीलिए जल्द ही मैं बाहर आ जाता। लेकिन जब मैं अपनी प्लान को सफल मान रहा था, तभी पूछताछ कक्ष के बाहर एक बहुत ही खतरनाक शख्स ये सब देख रहा था। वो था इस इलाके की क्राइम ब्रांच का सीनियर इंस्पेक्टर, जो इसी केस के लिए आया था। उसने पूछताछ करने वाले को कैमरे बंद करने को कहा और अकेले में मुझसे बात करने लगा। मैंने सोचा वो भी वही सवाल करेगा, लेकिन उसने एक ही बात कही कि मेरे होश उड़ गए। बेटा, मुझे पता है तूने उसे मारा नहीं, बस नर्क भेज दिया। मैंने बहादुर बनने की कोशिश की, लेकिन अंदर से हिल गया था। मैं समझ गया ये आम आदमी नहीं है, लेकिन इतनी आसानी से पकड़ा जाऊंगा सोचा न था। उसने चाबियों का एक गुच्छा मेरे सामने हिलाया और बताया कि नर्क का इंजीनियर कुछ कहते कहते रुक गया, फिर बोला, बस तुझे टेस्ट कर रहा था, इतनी जल्दी फंस जाएगा सोचा न था। मैं डर के मारे कुछ नहीं बोल सका। उसका ये अंदाज मेरे लिए बिल्कुल नया था। या तो वो पहले से सब जानता था या फिर जानबूझकर मेरे पास आया था। अब उसे यकीन हो गया था कि ये सब मैंने ही किया है। अगर हालात बिगड़े तो उसे भी नर्क भेजना पड़ सकता था, लेकिन ये आखिरी ऑप्शन था क्योंकि वो भी नर्क का इंजीनियर था। उसी वक्त मेरे बगल में आग का एक भंवर बना, उसमें से बहामुत निकला और इंस्पेक्टर के पीछे भी एक शैतान प्रकट हुआ, लबादे वाला, जिसका नाम गार्गो था, जो हाई लेवल शैतान था। बहामुत ने मुझे बताया कि अब ये गेम असली शुरू होता है। असल में मैं थाने में था तभी बहामुत को बड़े शैतान लूसीफर ने बुलाया था। वहां पहुंचकर वो चौंक गया। सिर्फ उसे नहीं बल्कि नर्क के सभी 12 हाई लेवल शैतानों को बुलाया गया था। ये सब शैतान जो आमतौर पर एक दूसरे से दूर रहते थे, आज एक साथ थे। बहामुत कुछ पूछता उससे पहले ही लूसीफर की एक नजर के दबाव ने उसकी सांस रोक दी। वो चुपचाप बैठ गया। उन सबको बुलाने की वजह थी, लूसीफर एक खूनी खेल खेलना चाहता था। उसने हाल ही में 12 शैतानों को नर्क बनाने का अधिकार दिया था और उन सबने अपने लिए इंसानों को चुना था। अब लूसीफर चाहता था कि ये इंसान आपस में लड़ें और एक दूसरे को नर्क भेजें। उसने 2 नियम भी बनाए। शैतान लूसीफर की दी हुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन अपनी क्षमताओं से इंसानों की मदद कर सकते थे, और वो भी बहुत कम। इसके अलावा चाहे कितना भी गंदा खेल खेलना पड़े, सब जायज था, बस दूसरे को अपने नर्क में कैद करना था। लूसीफर की योजना थी कि इससे एक बेहतरीन नर्क सिस्टम बन सके। ये सब सुनकर मुझे समझ आ गया, ये खेल और भी दिलचस्प होने वाला था। उसी वक्त गार्गो ने इंस्पेक्टर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, इसे जाने दो, शायद ये हमारे लिए दूसरे नर्क वालों को खत्म कर दे। इंस्पेक्टर को भी पता था, भले ही वो ना कहता, वैसे भी उसे जाने देना था, क्योंकि एक आम आदमी की नजर में मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अब शुरू होगी नर्क के इंजीनियरों और दूसरे शैतानों की जंग। उत्सुकता में मैंने घर के सीसीटीवी से उसकी सिक्योरिटी देखने की कोशिश की, लेकिन बस एक नजर में ही मेरी जान खतरे में पड़ गई। एक लड़की 1 टन का हथौड़ा लिए खड़ी थी। मैं चिल्लाया, निकल यहाँ से वरना पुलिस बुला लूंगा, लेकिन वो नहीं मानी। उसने वो भारी हथौड़ा दरवाजे के हैंडल पर दे मारा। धमाके के साथ इलेक्ट्रॉनिक लॉक टूट गया। मेरा दिल धक से रह गया। आवाज सुनकर बहामुत भी कमरे से बाहर आया। उसने मौत की गंध सूंघ ली थी। ये बैंगनी काली गंध उस लड़की की जान लेने की नीयत से आ रही थी। मैं समझ गया ये मुझे मारने आई है। मेरे दिमाग में हड़कंप मच गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों। मैं तो घर से बाहर निकलता भी नहीं, किसी से दुश्मनी भी नहीं, फिर ये मेरी जान लेने क्यों आई है? तो इसका एक ही मतलब था, ये लड़की भी मेरी तरह नर्क की इंजीनियर है और मुझे खत्म करने आई है। मैंने सोचा उसने सिर्फ स्क्रीन पर मेरा एक हिस्सा देखकर ही मुझे गुनहगार ठहरा दिया था, तो गुनाह था झांकना, और मेरी चाबी तभी चलती है जब सामने वाला धोखा करे। जाहिर है ये लड़की अभी उस गुनाह को अंजाम नहीं दे सकती थी, तो फिर से मुझे एक छोटी सी चाल चलनी पड़ी। दरवाजा अब टूटने ही वाला था। मैंने हिम्मत करके दरवाजे के पास जाकर बैठते हुए कहा, सुन, अगर तू अभी अंदर आई तो सीधे मेरे नर्क में गिरेगी। चुप रह,
मुझे बेवकूफ बनाता है। तू मरने की हालत में है और मुझे डरा रहा है। तुझे पता है मैं दरवाजा क्यों तोड़ रही हूँ? इसका मतलब मैं नर्क खोलने की शर्त पूरी कर चुकी हूँ। उसने फिर से दरवाजे पर वार किया। इस बार लॉक पूरी तरह टूट गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोलना चाहा, मैंने घबराहट छुपाते हुए दोबारा चेतावनी दी, अगर जान प्यारी है तो अंदर आकर देख ले। सामने वाली लड़की सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी है कौन, क्यों नहीं भाग रहा। कम से कम उसे डर के मारे कांपना तो चाहिए था। उस वक्त दरवाजे के बाहर का माहौल बिल्कुल खामोश था, बहुत ज्यादा शांत। उसे पता था अगर वो अभी अंदर आई तो मेरा तो पक्का काम तमाम हो जाएगा, और अब तक उसकी तरफ से कोई हरकत नहीं हुई। इसका मतलब वो हिचक रही थी। मौका देखकर मैंने आगे कहना शुरू किया, क्या तुम जानना नहीं चाहती कि मैं क्यों नहीं भाग रहा? इसकी वजह है मेरी चाबी की शर्त, जो है अतिक्रमण। ये सुनकर लड़की जरा भी नहीं हिली। वो समझ गई कि शायद मैं दांव खेल रहा हूँ, मैं दांव लगा रहा हूँ कि वो दरवाजा नहीं खोलेगी। लेकिन लड़की ने सोचा कहीं ये सच में सच तो नहीं बोल रहा। फिर उसने अपने दिमाग में हर पॉसिबल सिचुएशन का पूरा हिसाब लगाना शुरू कर दिया। अगर मैंने सच में ये दरवाजा खोल दिया और उसके बाद सामने वाले के लिए चाबी की शर्त पूरी हो गई तो मैं सीधे नर्क में चली जाऊंगी। अगर चाबी को टूटे हुए दरवाजे के हैंडल में डालकर गिरा दूं तो भी अतिक्रमण का पाप माना जाएगा और फिर हम दोनों का एक साथ अंत हो जाएगा। अगर ऐसे ही पीछे हट जाऊं तो भी लड़की को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि मैं उसकी चाबी की शर्त जान चुका हूं। लंबे समय में देखा जाए तो ये उसकी जानलेवा कमजोरी बन सकती है। मतलब ये एक ऐसा खेल है जो उसे चारों तरफ से जकड़ लेता है। चाहे वो कोई भी रास्ता चुने, खतरा बहुत बड़ा है। जब वो दुविधा में फंसी हुई थी, मैंने एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे दोनों को फायदा हो। चलो गठबंधन कर लेते हैं। ये सुनकर लड़की ने बेबसी वाली हंसी हंसी। याद रखना, आखिर में सिर्फ एक ही बच सकता है, साथ में जीत नाम का कोई ऑप्शन नहीं होता। तुमने सही कहा, लेकिन कम से कम बाकी बचे 10 लोगों को खत्म करने से पहले हम गठबंधन बनाए रख सकते हैं, वरना क्या तुम में अकेले दम पर 10 अनजान पापियों का सामना करने की हिम्मत है? ये सुनकर लड़की को मेरी बात माननी पड़ी। आखिरकार ये खेल जितना आगे बढ़ेगा, अकेले लड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से मैं उसकी चाबी की शर्त जान चुका था। अब आगे अगर मुझसे दोबारा सामना हुआ तो उसके लिए फैसला लेना आसान नहीं होगा। ये सब सोचकर वो मुड़ी और सैडियस से राय लेना चाहती थी, लेकिन सैडियस के पास भी कोई ढंग का उपाय नहीं था। मजबूर होकर लड़की को मानना पड़ा। इसके बाद मैंने उसे अपना फोन नंबर दिया और सलाह दी कि वो पहले वापस चली जाए, बाद में फोन पर बात करेंगे, क्योंकि अभी दरवाजा पीटने की आवाज से पूरी अपार्टमेंट बिल्डिंग में हंगामा मच गया था। पुलिस जल्द ही आने वाली थी। नंबर नोट करने के बाद लड़की ने मन ही मन सोचा, ये लड़का सच में इतनी आसानी से दबने वाला नहीं है। क्या नर्क इस्तेमाल करने वाले सब ऐसे ही चालाक होते हैं? लड़की के जाते ही मैं बुरी तरह थककर जमीन पर गिर पड़ा। सोचा नहीं था कि खेल शुरू होते ही मेरी जान पर बनाएगी। बाहन मुख ने ये सब देखा और संतुष्ट होकर मुस्कुराया। इंसान, तूने पलक झपकते ही इस समस्या का हल निकाल लिया। मैं तेरी इस बात की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। बाद में लड़की ने मुझे एक मैसेज किया जिसमें उसने गठबंधन के लिए हाँ कर दी, लेकिन साथ ही धमकी दी कि अगर उसे धोखा दिया तो वो मुझे मार डालेगी। उसका ये मैसेज पढ़कर मुझे हंसी आ गई। असल में अगर गठबंधन टूटा तो सबसे ज्यादा फायदा मेरे विश्वासघात वाले नर्क को ही होगा। इधर ड्याओ शांगशी पुलिस स्टेशन के कंप्यूटर पर दूसरे नर्क इंजीनियरों को ढूंढ रही थी। तभी उसके साथी ने बताया कि मेरी बिल्डिंग से किसी ने पुलिस में शिकायत की है कि ऊपर किसी फ्लैट में मारपीट हो रही है। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची और झगड़ा करने वालों को ढूंढा तो मैंने झूठ बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सुनते ही ड्याओ शांगशी समझ गई कि वहां क्या हुआ होगा। उसने तुरंत पुलिस वालों के साथ आया, सीसीटीवी फुटेज खोलकर देखा। इतना बेवकूफ कोई हो तो भी समझ जाएगा कि ये लड़की एक नर्क इंजीनियर है। मुझे और अच्छे से समझने के लिए ड्याओ शांगशी ने अपने एक साथी को मेरा पीछा करने भेज दिया। दूसरी तरफ एक बुजुर्ग सफेद कपड़ों वाले आदमी के सामने घुटनों के बल बैठा गिड़गिड़ा रहा था कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन उसका अंजाम सिर्फ मौत था। उस शख्स ने बुजुर्ग से कहा, कभी कभी जिंदा रहना भी एक पाप होता है। इतना बेकार होकर तुम ऑक्सीजन बर्बाद कर रहे हो, ये मुझसे से सहन नहीं होता। फिर उसने नर्क के दरवाजे की चाबी घुमाई। पहला नर्क बनाने वाला खेल से बाहर हो गया। उस बुजुर्ग के साथ बंधा हुआ राक्षस भी गायब होने लगा। गायब होने से पहले वो राक्षस कुछ बड़बड़ाना चाहता था, लेकिन एक शब्द भी मुंह से निकलने से पहले ही उस आदमी ने उसे लात मारकर खत्म कर दिया। कितना बेकार राक्षस था। खुद भी उतना ही बेकार इंसान चुन लिया। सफेद कपड़ों वाले से बंधे राक्षस ने ये देखा तो मन ही मन डर गया। सफेद कपड़ों वाले ने पूछा, क्या तुझे कोई दिक्कत है? अगर तू भी ऐसा ही बनना चाहता है तो ठीक से काम कर। ये सुनते ही वो राक्षस भी डर के मारे कुछ नहीं बोल सका। ये देखकर सफेद कपड़ों वाला खुश हो गया और हंसते हुए बोला, मैं तो मजाक कर रहा था, हम तो पार्टनर हैं। अभी 10 नर्क इंजीनियर बाकी हैं, बस उन्हें खत्म कर दूं तो मैं पक्का एक असली स्वर्ग बना सकता हूं। इसी बीच मैं घर पर आराम से पड़ा हुआ था। रोज या तो गेम खेलता या फिर सोता। इसी तरह बेकार घर में पड़े पड़े 3 दिन बीत गए। यहाँ तक कि बाहनमुख से भी रहा नहीं गया। उसने पूछा, बेटा तूने गठबंधन तो कर लिया, लेकिन इन 3 दिनों में कुछ किया ही नहीं। ऐसे में तू आखिर तक नहीं बच पाएगा। मैंने पिज्जा का टुकड़ा मुंह से निकालते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम चाहते हो कि मैं तुरंत निकलकर उन लोगों को खत्म कर दूं, लेकिन ये खेल इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। पहली बात, खेल जितना आगे बढ़ेगा आराम करने का समय उतना ही कम होगा और जानकारी जुटाना भी मुश्किल हो जाएगा। जरा सोचो, जब कोई तुम्हारे पीछे पड़ा होगा सड़कों पर भागते भागते, क्या तब कोई आराम से सो पाएगा? दूसरी बात, जब सबका सब्र टूट जाएगा तो कोई ना कोई ऐसा जरूर निकलेगा जो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और पहले हमला कर देगा। क्योंकि कुछ बेवकूफ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए पूरी जंग जीतने से ज्यादा अहम एक छोटी लड़ाई जीतना होता है। इसलिए शिकार तब करूंगा जब मैं खुद सबका निशाना बन जाऊंगा। बात खत्म करते ही उस गुस्सैल लड़की
लड़की का फोन आ गया। बेटे, गठबंधन किया था और फिर 3 दिन से गायब है। आखिर कर क्या रहा है? मैंने शांति से जवाब दिया, तुम नहीं समझोगी, असल में ये भी एक स्ट्रैटेजी है। अगर तुम्हारी तरह कोई मेरे घर में घुसने की कोशिश करता है और हिसाब बराबर वाले पाप में फंस जाता है तो अच्छा ही है ना। छे, कितना अच्छा बहाना बनाता है। सुन, इन दिनों एक बड़ी घटना हुई है, लिंक तुझे मैसेज कर रही हूँ, देख ले। उसके बाद जल्दी मिलते हैं क्योंकि इस काम के लिए हमें साथ में चलना होगा। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। मैसेज देखकर मैंने तुरंत लिंक खोला। उसमें एक वीडियो था। वीडियो में एक पीले बालों वाली लड़की थी जिसका नाम गागा का था। उसने बताया कि वो भी एक नर्क इंजीनियर है। वीडियो को असली साबित करने के लिए उसने अपनी नर्क वाली चाबी भी दिखाई और अपने घर का पूरा पता भी बता दिया। उसने इस वीडियो के जरिए सभी 12 नर्क इंजीनियरों को आज रात अपने घर बुलाया था। वीडियो यहीं खत्म हो गया। इसे देखकर मैं समझ गया कि ये एक मौका है। अगर सब लोग इसमें शामिल होंगे तो ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाई जा सकती है। फिर मैं और जू मिंकाई बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर मिलने गए, लेकिन वहाँ डियाओ शांगशी अपने राक्षस जियार्जिया के साथ सीधे हमारे पास आई। उसने बिना कुछ पूछे हम दोनों के बीच कुर्सी खींचकर बैठ गई और तुरंत वो नर्क वाली चाबी दिखा दी जो पहले से ही इस्तेमाल के लिए तैयार थी। अगर जरा भी हिले तो अभी नर्क भेज दूंगा। असल में ये नर्क के दरवाजे की चाबी थी जिसकी शर्त पूरी होते ही इंसान नर्क चला जाता था। साफ दिख रहा था कि सामने वाली चाबी चमक रही थी, यानी शर्त पूरी हो चुकी थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने कब और कहां ऐसा कोई पाप किया। मैं तो कूड़ा फेंकने जैसे छोटे काम भी नियम से करता हूँ। अपनी पसंदीदा छोटी मोटी चीजें तक डिलीट कर दी और सड़क पर बिल्कुल भी ट्रैफिक ना हो तो भी हरी बत्ती का इंतजार करता हूँ। उस वक्त मेरा दिमाग एक सेकंड में लाखों बार चल रहा था। याद आया पिछली बार पुलिस स्टेशन में डियाओ शांगशी की चाबी ने कोई रिएक्शन नहीं दी थी। चूंकि मैंने कोई पाप नहीं किया था तो ये चमक सिर्फ मेरे सामने बैठी लड़की की वजह से हो सकती है। इस वजह से मैंने बिना सोचे जुमिंकाई की तरफ देखा, लेकिन वो भी उतनी ही हैरान लग रही थी जितना मैं। ये सोचते ही मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। मैं तुरंत उठा और जुमिंकाई से बाहर चलकर बात करने को कहा। ये देख, डियाओ शांगशी भड़क गई। बेटे, कान नहीं है क्या? मरना नहीं है तो यहीं बैठ जा। हाँ, बंद करो ये ड्रामा, तुम सिर्फ धौंस दिखा रहे हो, है ना? मेरी ये बात सुनकर डियाओ शांगशी का दिल जोर से धड़क गया। उसे घबराया हुआ देख मैं समझ गया कि मेरा अंदाजा सही था। तुमने किसी क्रिमिनल को पहले से इस कैफे में बैठा रखा है ना? इतना कहकर मैंने पीछे बैठे एक मोटे तगड़े आदमी की तरफ देखा। वो कांप रहा था और साफ घबराया हुआ था और उसके सामने ऑर्डर लेने की घंटी रखी थी, मतलब वो अभी अभी आया था। मैंने उस मोटे आदमी के कंधे पर हाथ रखा। बहाने बनाना बंद करो, तुम में एक्टिंग का टैलेंट नहीं है, जबरदस्ती मत करो। फिर मैंने डियाओ शांगशी की तरफ देखा। आम लोगों को फंसाने के लिए ये चाल ठीक है, लेकिन मुझे बेवकूफ बनाने के लिए काफी नहीं। चालाकी में तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। मेरी ये बात सुनते ही जू मिंकाई गुस्से से उठ खड़ी हुई और डियाओ शांगशी को गालियां देने लगी। डियाओ शांगशी ने उस मोटे आदमी के कान में कुछ फुसफुसाया और डर के मारे वो अपनी जान बचाकर भाग गया। अपना खेल बिगड़ता देख डियाओ शांगशी को गुस्सा आने की बजाय हंसी आ गई। हा, तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो। लगता है पिछली बार पुलिस स्टेशन में फंसकर तुम अपनी असली ताकत नहीं दिखा पाए थे। ये सुनकर मेरी सांसें अटक गईं। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि डियाओ शांगशी असल में है कौन। लेकिन तभी वो अचानक उठा और मुस्कुराते हुए मेरे और जू मिंकाई के कंधों पर हाथ रखकर बोला, चलो पहले बैठकर बात करते हैं। मैं तुम दोनों के लिए एक अच्छा ऑफर लाया हूँ। भले ही डियाओ शांगशी का लहजा बदल गया था, लेकिन मैं और जू मिंकाई उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे। फिर भी मैंने उसे तुरंत मना नहीं किया क्योंकि एक और अहम वजह थी, उसकी पहचान। पुलिस वाला होने के नाते वो केस के आधार पर दूसरे नर्क यूज करने वालों का पता लगा सकता है और अगर मौका मिले तो अपनी पुलिस वाली पहचान का इस्तेमाल करके किसी को हिरासत में ले सकता है या उसका पीछा करवा सकता है। मतलब मैं और जू मिंकाई सिर्फ नर्क की ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डियाओ शांगशी के पास शुरू से ही 2 ताकतें हैं। अगर ऐसा आदमी गठबंधन की बात कर रहा है तो इसमें वाकई दम है और आज रात की लड़ाई में जीत की कुंजी नंबर में ताकत होना है। ये सब सोचने के बाद मैंने डियाओ शांगशी के सामने एक शर्त रखी। हमें बताना होगा कि तुम्हारी चाबी की कंडीशन क्या है। ये सुनकर डियाओ शांगशी बोला कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके बदले वो हमें उससे भी ज्यादा कीमती जानकारी दे सकता है। फिर उसने अपनी जेब से एक काली डायरी निकाली और बोला, तुम लोगों ने अब तक शायद 10 से भी कम लोगों को नर्क भेजा होगा, लेकिन मैंने अब तक कुल 117 लोगों को नर्क भेजा है। ये सुनकर मैं और जू मिंकाई सन्न रह गए। ये नंबर तो मैंने सोचा भी नहीं था। डियाओ शांगशी ने आगे कहा, इन सबको नर्क भेजते वक्त मैंने उनकी चाबियों से जुड़ी पूरी जानकारी नोट की है, जैसे एक बार में कितने लोगों को नर्क भेजा जा सकता है और चाबी कितनी दूर से काम करती है। ये सारा डेटा मैं गठबंधन की शर्त के तौर पर तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले आज रात गागा की वॉर में तुम लोगों को मेरा साथ देना होगा। इसके बाद मैंने और जू मिंकाई ने उसका ऑफर मान लिया और उसकी दी हुई डायरी भी ले ली। लेकिन जैसे ही हम दोनों वहां से निकले, डियाओ शांगशी के पीछे उसका राक्षस जियार्जिया आकर खड़ा हो गया। क्या तुमने अपने सीक्रेट ज्यादा नहीं बता दिए? ये डेटा इकट्ठा करने में काफी मेहनत लगी थी, लेकिन डियाओ शांगशी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, इस डेटा में हेरफेर किया गया है, जरूरी हिस्से बदल दिए गए हैं। अगर आगे चलकर ये दोनों मुझसे गद्दारी करेंगे तो मैं आराम से इन्हें निगल जाऊंगा। उस वक्त रात हो चुकी थी। गागा के बताए वक्त में अब 4 घंटे से भी कम बचे थे। आज रात की लड़ाई के लिए अच्छी तैयारी करने को मैंने जू मिंकाई को सुझाव दिया कि वो अपने राक्षस की ताकत से आसपास के दूसरे नर्क इंजीनियरों को ढूंढने की कोशिश करे। अगर हम उनकी लोकेशन पहले ही जान लें तो तैयारी आसान होगी। लेकिन जू मिंकाई ने कहा कि उसकी ताकत ज्यादा
काम की नहीं है। उसने जमीन पर एक नक्शा बनाकर समझाया। उसकी ताकत का नाम शेयरिंग है। ये ताकत उसे सिर्फ उस इंसान का नजरिया दिखाती है जो उसके सबसे करीब होता है। आसान शब्दों में, जब वो किसी दूसरे नर्क यूजर को ढूंढती है तो उसे सिर्फ उसी की लोकेशन मिलती है जो उसके सबसे पास हो। अभी मैं और जू मिंगकाई एक दूसरे के सबसे करीब हैं, इसलिए फिलहाल इसका कोई फायदा नहीं। फिर मैंने पूछा, एक बार ताकत यूज करने के बाद कितनी देर में दोबारा कर सकती हो? उसने बताया 12 घंटे का कूल डाउन होता है और हर बार सिर्फ 5 मिनट के लिए ही इस्तेमाल कर सकती है। उसने पहले भी इसी ताकत से 2 दूसरे नर्क इंजीनियरों को ट्रैक किया था। एक एयरपोर्ट के अंदर था, इमिग्रेशन की प्रोसेस में लगा हुआ, लगता है कोई विदेशी था। दूसरा कोई ऑफिसर था। उस वक्त वो कंपनी में मीटिंग कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती से आसपास कहीं शीशा नहीं था, इसलिए वो उनके चेहरे नहीं देख पाई। ये सब सुनकर मुझे लगा कि जू मिंगकाई ने मुझ पर इतना भरोसा किया है तो मैंने भी उसे अपने बारे में बताया कि बाहनमुख की ताकत है मौत को पहले से महसूस कर लेना। अगर मुझ पर मौत का खतरा आएगा तो बाहनमुख तुरंत समझ जाएगा और मुझे अलर्ट कर देगा। अगर इसे सही से यूज किया जाए तो आने वाले खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिर मैंने अपनी मुट्ठी उठाई। चलो साथ में जिंदा रहेंगे। तुम भी नहीं चाहती ना कि तुम्हारे नर्क में बंद लोग इतनी आसानी से बाहर निकल जाएं। मेरी ये बात सुनकर जू मिंगकाई को अपना बुरा अतीत याद आ गया। उसके बॉयफ्रेंड ने एक दिन इंटीमेट रिलेशन सेक्स के दौरान कुछ ज्यादा स्पाइसी करने को कहा और मोबाइल से वीडियो बना ली। अगले दिन जब जू मिंगकाई स्कूल पहुंची तो उसने पीछे से क्लासमेट्स को अपनी कल की वीडियो पर बातें करते सुना। उसके लॉकर पर गंदी गंदी बातें लिखी थीं। भाग रही है, गंदी औरत, वेश्या। उसे समझ आ गया कि उसके बॉयफ्रेंड ने ही वीडियो लीक की है। उसी दिन से जू मिंगकाई का दिल काला पड़ गया और आखिरकार उसने सैडियस के साथ डील करके नर्क इंजीनियर बनकर उस लड़के को नर्क भेज दिया। अब ये सब याद करके उसने मन ही मन कसम खाई कि वो किसी भी नर्क में गए इंसान को आसानी से छूटने नहीं देगी। ये सोचते ही जू मिंगकाई ने जोर से मेरी मुट्ठी से अपनी मुट्ठी टकराई। इसी बीच बाकी 3 नर्क इंजीनियरों ने भी आपस में गठबंधन कर लिया था। उनके ग्रुप में तीनों बराबर नहीं थे। उन पर लियू नेंगहान का कंट्रोल था। लियू नेंगहान सरगना था, बाकी 2 सिर्फ टूल थे। गागाका का पता लगाने के बाद लियू नेंगहान ने आज रात के ऑपरेशन की प्लानिंग शुरू कर दी। उसने सीधे गाड़ी की चाबी जोंग चेओल को फेंकी और कहा कि अब वही ड्राइव करेगा। वहीं इन हुए को सबसे पहले गागाका के कमरे में घुसने का काम दिया गया। साफ था कि उसे आगे करके खतरे में झोंका जा रहा है। ये सुनकर इन हुए को बुरा लगा और वो कुछ बोलने वाली थी, लेकिन लियू नेंगहान की चमकती हुई चाबी देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। पापी को पापी की तरह ही यूज किया जाता है। याद रखो, तुम लोग सिर्फ मेरे मोहरे हो। अगर इस दुनिया में एक दिन और सांस लेना चाहते हो तो मेरी हर बात माननी होगी। दूसरी तरफ हम तीनों, मैं, जू मिंगकाई, डियाओ शांगशी, एक छोटी गली में इकट्ठा हुए। अब इस लड़ाई में कुल मिलाकर 7 लोग शामिल थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इन सब में सबसे ज्यादा चालाक गागाका खुद थी। कोई गलती ना हो इसके लिए उसने पूरे इलाके और गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे। उसके यहाँ से जो भी गुजरता सब रिकॉर्ड हो जाता। उसी रात एक काली गाड़ी आकर गागाका की बिल्डिंग के नीचे रुकी। गाड़ी में बैठे लोग हमले की प्लानिंग कर रहे थे। लोकेशन अच्छे से देखने के बाद लियू नेंगहान ने इन हुए और दूसरे को अंदर घुसने का हुक्म दिया, लेकिन इन हुए इतनी बेवकूफ नहीं थी। उसे साफ पता था कि उसे आगे करके बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वो टालने लगी, लेकिन लियू नेंगहान का सब्र खत्म हो चुका था। उसने उनका माइंड वॉश करना शुरू कर दिया। उस बूढ़े को नर्क भेजने के बाद मुझे पता चला कि हम उसकी ताकत भी हासिल कर सकते हैं। ये सुनते ही दोनों के होश उड़ गए। इन हुए ने सोचा, अगर ये सच है तो शुरुआत में ही और ताकतें हासिल करने में कितना फायदा होगा, और हाथ में जितने ज्यादा पत्ते होंगे उतनी ही जल्दी वो लियू नेंगहान के कब्जे से छूट सकती है। उधर जोंग चेओल भी अपने हिसाब लगाने लगा। उसने सोचा, अगर उसे भी कोई और ताकत मिल जाए तो चाहे लियू नेंगहान के पास से भाग ना सके, कम से कम उसके बराबर तो जरूर हो जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सब लियू नेंगहान का एक और खेल था। उसने सिर्फ उन्हें अपनी बात मानने के लिए ये झूठ बोला था। असल बात ये थी कि उसे कोई एक्स्ट्रा ताकत नहीं मिलने वाली थी। भले ही लियू नेंगहान खुद इन दोनों को मार डाले, उसे खुद कोई फायदा नहीं होने वाला था, बल्कि वो इन बेवकूफों को दूसरे नर्क इंजीनियरों की ताकतें टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके वो उनकी कमजोरियां ढूंढेगा और फिर उन नर्क इंजीनियरों को अपना गुलाम बना लेगा। बस इसी प्रोसेस को बार बार दोहराना है जब तक कि सिर्फ लियू नेंगहान और उसके गुलाम बाकी न रह जाएं। फिर लियू नेंगहान को बस अपने गुलामों को लेकर आगे बढ़ना है और वही इस गेम का आखिरी विनर होगा। अपनी इस शानदार प्लानिंग के बारे में सोचकर लियू नेंगहान मन ही मन मुस्कुरा उठा, लेकिन ऑपरेशन शुरू करने से पहले उसने अपनी जेब से एक माइक्रो कैमरा निकाला और इन हुए और जोंग चेओल को देते हुए कहा कि ये कैमरा ले जाओ और गागाका के कमरे में लगा दो। कुछ देर बाद गागाका अभी भी स्क्रीन के सामने कुर्सी पर बैठी मॉनिटरिंग देख रही थी। उसे पता भी नहीं था कि खिड़की के बाहर एक काली शैडो तेजी से आई, फिर अचानक खिड़की टूट गई और इन हुए बाहर से अंदर कूद पड़ी। ये देख गागाका डर गई, यहाँ तक कि वो 100वीं मंजिल पर थी। असल में चौंकाने के लिए इन हुए ने रस्सी की मदद से ऊपर से नीचे छलांग लगाई थी। उस वक्त इन हुए के पास वाली नर्क की चाबी चमक उठी। उसने बिना किसी हेजिटेशन के अपना अहंकार वाला नर्क खोल दिया। पल भर में उसके पैरों के नीचे से हजारों चमगादड़ निकल आए और छत पर जाकर एक विशाल चमगादड़
चमगादड़ का रूप ले लिया। छोकरी, अपनी ताकत पर इतना घमंड करना और अजनबियों को अपना पता बता देना, यही तेरा अहंकार है। नर्क में जा। फिर इन हुए ने चाबी घुमाई। चमगादड़ों के झुंड से ढेर सारे कंकालों के हाथ निकले और गागाका को पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही वो हाथ उसे नर्क में खींचने वाले थे, अचानक सब ढीले पड़ गए। ये देख इन हुए और उसका राक्षस दोनों हैरान रह गए। उन्हें लगा शायद चाबी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन असल में प्रॉब्लम गागाका में थी, क्योंकि जिसे पकड़ा गया था वो असली गागाका नहीं बल्कि उसका राक्षस था, सेंगी। उसी वक्त इन हुए के पास वाली अलमारी का दरवाजा खुला और अंदर से गागाका निकली। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। वायोलेशन वाला नर्क शुरू होता है। अगले ही पल एक मोटी रस्सी इन हुए के गले में फंदा बनकर कस गई और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो सीधे नर्क में खींच गई। मरने से पहले उसकी जिंदगी आंखों के सामने घूम गई। उसे याद आया वो एक ट्रेनी थी जो दिन रात डांस और गाने की प्रैक्टिस में लगी रहती थी, लेकिन लगभग 10 साल की मेहनत के बाद भी उसे साल में एक बार भी डेब्यू करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो बॉस के साथ सोना नहीं चाहती थी। बॉस ने इस साल डेब्यू का मौका एक ऐसी लड़की को दे दिया जो अभी 2 दिन पहले ही आई थी। इन हुए को बहुत गुस्सा आया। वो सबसे अच्छी थी, फिर उस नई आई लड़की को क्यों मौका मिल गया? बॉस ने बेरुखी से कहा कि ये ऊपर से आया फैसला है, सीधे साधे लोग भी समझ जाते कि इसमें कोई राज है। बाद में इन हुए बस सीढ़ियों की लैंडिंग पर बैठकर रो रही थी, तभी पीछे से किसी ने उसे टिश्यू पेपर थमाया। वो वही नई आई लड़की थी। पहले तो इन हुए को लगा कि शायद वो उसे तसल्ली देने आई है, लेकिन उस लड़की ने एक बात कही कि इन हुए का दिल टूट गया। फिर भी तुम अपना आइडल बनने का सपना छोड़ दो और कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लो। तुम्हारी उम्र तो मेरी माँ के बराबर है, आइडल कहलाने में थोड़ी शर्म आती है। बस यही सुनकर इन हुए का सपना पूरी तरह टूट गया। वो रोज शराब पीकर बेहोश रहने लगी। उसे पता था कि वो लड़की सिर्फ इसलिए डेब्यू कर पाई क्योंकि बॉस ने उसे पसंद कर लिया था। लेकिन जब इन हुए अपनी किस्मत पर रो रही थी, उसके घर की लाइट अचानक पर्पल हो गई और मॉन्स्टर वैम्पायर उसके सामने आ गया। उसने इन हुए को हेल खोलने की चाबी दी, लेकिन पिछली बार जब वो लियू नेंघान के सामने थी, उसकी चाबी ने कोई रिएक्शन नहीं दी। यानी लियू नेंघान में ईगो नाम की कोई चीज नहीं थी। इसी वजह से लियू नेंघान उसकी कमजोरी समझ गया और उसे अपना टूल बना लिया। अब ये सब याद करते हुए इन हुए को एहसास हुआ कि लियू नेंघान जैसे खतरनाक इंसान का इस्तेमाल करना और ये सोचना कि मैं बच जाऊंगी, ये भी एक तरह का ईगो ही था। गागाका का हेल का दरवाजा बंद हुआ। इन हुए मर चुकी थी और उसका मॉन्स्टर वैम्पायर धीरे धीरे गायब होने लगा। गागाका अभी इस जीत का जश्न मना ही रही थी कि उसे नहीं पता था कि कमरे से निकली हरी रोशनी मैं पहले ही देख चुका था। ये हेल के दरवाजे की रोशनी थी। डियाओ शांगशी की डायरी में लिखा था, हेल की चाबी इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल करने के लिए 1 मिनट का समय लगता है। मतलब इस 1 मिनट के अंदर अगर कोई गागाका के सामने जाएगा तो वो बिल्कुल सेफ है। मैं अभी सोच ही रहा था कि अंदर जाकर जानकारी लेनी चाहिए या नहीं, तभी एक बड़े हाथ ने मेरे कंधे को जोर से पकड़ लिया। मैं डर के मारे लगभग गिर ही गया था। पीछे मुड़कर देखा तो डियाओ शांगशी था। उसने कहा, अगर तू अंदर गया तो कुछ भी जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मैं जाऊं तो बात अलग है। तू बस पुलिस वाले के तौर पर मेरी कंप्लेंट दर्ज करा दे कि इस इलाके से गुजरते वक्त बिल्डिंग के अंदर से लड़की के चीखने की आवाज आई और कुछ रोशनी भी चमकी। मैं तुरंत समझ गया, वो पुलिस वाली अपनी पहचान का इस्तेमाल करके अंदर घुसने वाला था। हरी रोशनी के बाद जो भी उस कमरे में जिंदा बचा होगा, वो जांच करने आए पुलिस वाले को हेल नहीं भेज सकता। अगर उसने सच में ऐसा कर दिया तो बाकी बचे लोग उसी को मेन सस्पेक्ट मानेंगे और उसे पकड़वा देंगे। ये सब सोचकर मैंने पूछा, मुझे और जू मिंकाई को क्या करना है? तुम लोग बस इतना करो कि किसी और हेल इंजीनियर को इस बिल्डिंग में घुसने से रोको, बाकी मैं संभाल लूंगा। इतना कहकर डियाओ शांगशी ऊपर की तरफ बढ़ गया। ये देखकर मैं समझ गया कि डियाओ शांगशी मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंज साबित होगा। इतने कम समय में इतनी शानदार स्ट्रैटेजी बनाना, उसके दिमाग का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। इसलिए मैंने मन ही मन कुछ सोचना शुरू कर दिया। उधर लियू नेंघान ने भी देख लिया था कि इन हुए हेल में जा चुकी है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने गागाका की चाबी की ताकत तो समझ ही ली थी। उसने हाथ में पकड़ा टैबलेट फेंक दिया और जोंग चोल से कहा कि वो उसके साथ चले और ऊपर जाकर गागाका को पकड़े। जैसे ही वो दोनों बिल्डिंग के पास पहुंचे, मैंने जू मिंकाई से कहा कि वो अपने मॉन्स्टर की ताकत से पता लगाए कि क्या ये दोनों हेल इंजीनियर हैं। पिछले एपिसोड में बताया गया था कि ये दोनों ही हेल इंजीनियर हैं। ये सुनकर मेरा दिमाग सुन्न रह गया। एक आदमी को तो किसी तरह संभाला जा सकता था, लेकिन 2 लोग, अगर मैं किसी तरह किस्मत से अपना हेल खोलकर एक को ले गया तो दूसरा मुझे अपने हेल में भेज सकता है। अब मुझे बिल्कुल शांत रहना था। उन्हें अभी पता नहीं है कि मैं भी हेल इंजीनियर हूँ, इसलिए अब मुझे कुछ चालाकी करनी होगी। उन्हें रोकने के लिए मैं सीधे उनके सामने जा खड़ा हुआ। माफ करना, आप अभी अंदर नहीं जा सकते। ये सुनते ही लियू नेंघान और जोंग चोल चौंक गए। उन्हें शक होने लगा कि मैं भी कोई हेल इंजीनियर हूं और यही मैं चाहता था। अब से मैं उनसे बातों में उलझाए रखूंगा ताकि ऊपर मेरे साथी को समय मिल जाए। लेकिन लियू नेंघान ने सबसे पहले ये सोचा कि शायद मैं गागाका का हेल्पर हूं, लेकिन फिर उसने ये ख्याल खारिज कर दिया, क्योंकि गागाका की चाबी उल्लंघन वाला हेल है। वो ऐसा नहीं कर सकती कि किसी को नीचे दूसरों को रोकने के लिए बैठा दे। तो फिर मैं कोई तीसरा पक्ष हो सकता हूँ, लेकिन ये भी गलत है। अगर ऐसा होता तो उन्हें ऊपर जाते वक्त पीछे से हमला करना चाहिए था। कहीं ये लड़का हेल इस्तेमाल करने वाला नहीं है। अपना मकसद पूरा होता देख मैंने कहा, इस बिल्डिंग से कंप्लेंट मिली है कि 7वीं मंजिल पर एक लड़की के चीखने की आवाज आ रही है, इसलिए यहाँ अभी अंदर जाना मना है। ये सुनकर लियू नेंघान भी
कुछ नहीं कर पाया। उसने हर हिसाब लगा लिया था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि पड़ोसी पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। लेकिन फिर एक और सवाल खड़ा हुआ। लियू नेंगहान ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। इतना पतला दुबला लड़का पुलिस वाला कैसे लग सकता है? बल्कि ये तो किसी आवारा लड़के जैसा लग रहा था। और मैंने उन्हें अपना पुलिस ID कार्ड भी नहीं दिखाया था। उनका शक दूर करने के लिए मुझे पहल करनी ही होगी। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर इस वीडियो में 2000 कमेंट आते हैं और 1000 लोग हाइप करते हैं तो इसका अगला पार्ट 1 घंटे का आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।